दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। देखिए 8 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है और वैसे जो 8 अगस्त को मेडल आए हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक क्लास कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की स्पेशल निकाली जाएगी, यानी एक दो दिन में जारी कर दी जाएगी आपके सामने। तो उसमें पूरी डिटेल्स होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्टिंग से लेके और समापन तक। तो अपन 8 अगस्त 2022 की चर्चा करते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक आए भारत के खाते में। देखिए एक फैक्ट बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो समापन समारोह में ध्वजवाहक बने थे भारत की तरफ से अचंत शरद कमल, और जो टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीते हैं वह अचंत शरद कमल, और निखत जरीन जो बॉक्सर में गोल्ड मेडल जीती है। ये जो दो खिलाड़ी हैं वो ध्वजवाहक बने थे भारत की तरफ से जो समापन में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में अचंत शरद कमल और निखत जरीन। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं अपन जो 8 अगस्त को कौन कौन मेडल जीते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पीवी सिंधु की। इन्होंने बैडमिंटन के जो महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने देखिए इनके जो खेल जो पूछे जाते हुए एग्जाम्स में तो किस खेल से संबंधित है, कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। इसके बाद में अपन चर्चा करें लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में बैडमिंटन में जो बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में जीता है इन्होंने लक्ष्य सेन ने। इसके बाद में चर्चा करते हैं एक जोड़ी, यानी जो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में बैडमिंटन में ही गोल्ड मेडल जीता है। देखिए पुरुष डबल्स में जीता है इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में। ठीक है, पीवी सिंधु ने भी जो बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, और सात्विक चिराग की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। जो इस सात्विक जो इनका मैं नाम को देता हूँ पूरा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी है, दोनों का नाम पूरा पूरा तो मैं बता दिया। देखिए ये पहली बार हुआ है जब महिला सिंगल्स, पुरुष सिंगल्स और जो पुरुष डबल्स ने जो गोल्ड मेडल का खिताब जो भारत ने एक साथ जीता हो। इससे पहले इन तीनों का खिताब एक साथ भारत ने कभी नहीं जीता है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हुआ है भाई, जो महिला सिंगल्स, पुरुष सिंगल्स और जो पुरुष डबल्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है पहली बार एक साथ। इसके साथ हम बाद में अपन चर्चा करते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हारी है भाई भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। सिल्वर जीता है भारतीय पुरुषों की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया इसमें गोल्ड मेडल जीती थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 7 गोल्ड जीते हैं भाई जो पुरुषों की टीम में, और भारतीय टीम अभी तक एक बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पुरुषों की हॉकी में। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अचंत शरद कमल की। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीते हैं अचंत शरद कमल। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल।
ठीक है। जो पुरुष सिंगल्स में जीते हैं, इनकी अभी पहले चर्चा किए थे, ये ध्वजवाहक बने थे समापन समारोह में। पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीते हैं टेबल टेनिस में अचंत शरद कमल। फिर चर्चा करते हैं जी सातियान की। जी सातियान जगह कांस्य पदक जीते हैं टेबल टेनिस में। कांस्य पदक जीते हैं जी सातियान टेबल टेनिस में। फिर अपन चर्चा करते हैं ई स्पोर्ट्स, जो भारतीय डोटा 2 टीम। देखिए, एक वर्चुअल गेम था, ऑनलाइन गेम हुआ था, इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ई स्पोर्ट्स में भारतीय डोटा 2 टीम ने कांस्य पदक जीता है। ऑनलाइन गेम था, वर्चुअल गेम था ये, तो ये याद रखना भाई। ई स्पोर्ट्स में भारतीय डोटा 2 टीम, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। देखिए, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो 8 अगस्त की जानकारी थी, मैं आपको बता दिया। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 सिल्वर मेडल जीते हैं और 23 कांस्य पदक जीते हैं। ये याद रखना भाई। एक क्लास अपन जल्दी ही बनाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की संपूर्ण जानकारी होगी, उद्घाटन से समापन तक 2-3 दिन में बना दी जाएगी क्लास। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं काकोरी कांड दिवस की। 9 अगस्त को काकोरी कांड दिवस था। 9 अगस्त 1925 को यानी काकोरी कांड घटना हुई थी। जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, वहां पर हुई थी, जो काकोरी स्टेशन है। ठीक है। यूपी के लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जो जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का इस घटना में मुख्य भूमिका थी राम प्रसाद बिस्मिल की। तो उनके साथ 10 और क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई। राम प्रसाद बिस्मिल जो मुख्य भूमिका में थे इस घटना में। इन्होंने रेलवे की जो धनराशि एकत्रित की गई थी, तो रेलवे के गार्ड को बंदूक की नोक पर अगवा करके 4000 रुपए की धनराशि को लूटे थे। इस डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंदर सान्याल, मनमथनाथ और भी कुछ लोग थे। तो देखिए, इस घटना में ये लोग थे, इनकी जो मुख्य भूमिका रही थी, जो चंद्रशेखर आजाद की भी और अशफाक उल्लाह खान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस घटना में। लगभग इसमें 43 लोगों पर मुकदमा चला था और 6 अप्रैल 1927 को इसकी जो निर्णय आया था जो इस घटना का। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी और 6 अप्रैल 1927 को निर्णय सुनाया गया था इसमें। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर जो रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को मृत्युदंड की सजा दी गई थी इसमें। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जो काकोरी जो कांड हुआ था इसमें। तो वर्तमान में देखिए भाई, वर्तमान में तो क्या पिछले 2021 में जो यूपी में योगी सरकार है, योगी सरकार ने 9 अगस्त 2021 को जो काकोरी रेलवे स्टेशन का जो काकोरी कांड जो घटना थी, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया है भाई। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया है 9 अगस्त 2021 को, जो यूपी की योगी सरकार है। ठीक है। तो ये जानकारी थी काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड दिवस 9 अगस्त को मनाया गया और यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की इसमें मुख्य भूमिका थी, इनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। इनके साथ अशफाक उल्लाह खान को और ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को भी सजा दी गई थी मृत्युदंड की।
इसके बाद अपन चर्चा करते हैं विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के जो मुख्य उद्देश्य होता है, आदिवासी में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आदिवासी समुदाय को एकजुट करना, उनके अधिकारों और संस्कृति का सम्मान करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आदिवासी समुदाय को एकजुट करना और उनके अधिकारों व संस्कृति का सम्मान करना। इसकी घोषणा 1994 में यूएनओ ने की थी। 1994 में यूएनओ ने की थी। ठीक है। आदिवासी दशक भी घोषित किया गया है भाई 2022 से 2032 को। ठीक है, आदिवासी दशक 2022 से 2032 को किया गया। विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र 23 सितंबर 2007 को जारी किया गया था। विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र 23 सितंबर 2007। देखिए, ये 2007 में जो घोषित किया गया था विश्व आदिवासी जो अधिकार घोषणा पत्र है 23 सितंबर 2007 को, तो ये याद रखना भाई। ठीक है, तो ये प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं। तो इनमें देखिए जो मुंडा, गोंड, हो, संथाल, मीणा, ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं तो आदिवासी समुदाय में आती है। ये 13 सितंबर है भाई, 13 सितंबर 2007 को विश्व आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रमुख जो जनजातियों के मैं नाम बता दिया और बता दो, गोंड, मुंडा, खड़िया, बोडो, भील, हो, खासी, सहरिया और संथाल, मीणा, उरांव, पारदी, आंध, बिरहोर, प्रधान, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो आदिवासी समुदाय में आती है। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताना जो वर्तमान में अपनी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की, वो किस समुदाय से थी, आदिवासी समुदाय में कौन सी जाति से थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। आदिवासी जनसंख्या जो देखिए 2011 के अनुसार भारत में 8.6% है, लगभग 10 करोड़ है। दो 2011 के अनुसार है भैया लगभग 10 करोड़। ठीक है, भारत में संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं भाई आदिवासियों को कुछ। तो देखिए, संविधान की जो 5वीं सूची है, अनुसूची है, संविधान की 5वीं अनुसूची है, उसमें जनजातियों के रूप में मान्यता दे रखी है आदिवासी समुदाय को। जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दे रखी है। इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ ही एक श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में रखा गया है। अनुसूचित जातियों के साथ ही एक श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में रखा गया है। देखिए, भारत में चंदा समिति बनाई गई थी 1960 में, चंदा समिति 1960 में। तो इसमें जो आदिवासी जनजाति में यानी किसी भी जाति को अनुसूचित जातियों में जो सम्मिलित करने के लिए कुछ मानक रखे गए थे, जो 5 मानक रखे गए थे। देखिए, चंदा समिति ने 1960 में बनी थी चंदा समिति।
इसमें अनुसूचित जातियों के अंतर्गत किसी भी जो जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक रखे थे। जैसे फर्स्ट मानक था इनकी जो भौगोलिक एकता, जैसे इनकी जो भौगोलिक एकता अलग ही होती है तो उसको देखा जाता है भौगोलिक एकता को। फिर दूसरा मानक था विशिष्ट संस्कृति, इनकी जो संस्कृति को देखा जाता है भाई इनकी क्या संस्कृति है। इनकी देखो एक अलग ही प्रकार की संस्कृति होती है आदिवासियों की। देखिए अपने जो सिटी जो तड़क भड़क वाले जो लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जिस सिटी को लोगों को भी नहीं करते, ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इनकी संस्कृति ऐसी है आदिवासियों की, तो इसको भी देखा जाता है जो अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए। और इनका जो बैकवर्ड जो पिछड़ापन होता है उसको देखा जाता है भाई क्या इन पिछड़ेपन का भी आधार माना जाता है इसमें शामिल करने के लिए। और इनका स्वभाव को देखा जाता है, चौथा मानक है इनका जो संकुचित स्वभाव होता है। देखिए ये अपन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अपन अगर इनके एरिया में चले भी जाते हैं तो या तो ये भाग जाते हैं या अपने को मारने पे उतारू भी हो सकते हैं भाई, उग्र भी हो सकते हैं। तो ये आदिवासी समुदाय होते हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और इनमें एक मापक देखा जाता है जो आदिम जाति के लक्षण भी देखे जाते हैं। इनमें आदिम जाति के लक्षण होते हैं, उन्हीं जो जातियों को अनुसूचित जातियों में रखा जाता है चंदा समिति के अनुसार। फिर अपन चर्चा करते हैं जो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या वो 6.85 करोड़ है। इसमें से जो अनुसूचित जो जनजाति है आदिवासी समुदाय है 92.38 लाख जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। देखिए प्रतिशत के अनुसार जो 13.5% है, सर्वाधिक उदयपुर में है अनुसूचित जनजाति और प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। ये याद रखना भाई, जनसंख्या में उदयपुर में है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और प्रतिशत में बांसवाड़ा में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बीकानेर में है और प्रतिशत में न्यूनतम नागौर और बीकानेर में है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में और प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बांसवाड़ा में, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बीकानेर में है और प्रतिशत में जो न्यूनतम है वो नागौर और बीकानेर, पहले नागौर आता है फिर बीकानेर आता है, ये ध्यान रखना भाई। और लिंगानुपात है अनुसूचित जनजाति का 948, तो ये याद रखना भाई। देखिए भारत सरकार में वर्तमान में जो जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा है, ये भी आप याद रखना। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जो भारत सरकार के हैं। फिर चर्चा करते हैं अपन कुछ राजस्थान के जो फैक्ट आते हैं अपने सामने, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए खाटू श्याम मंदिर की चर्चा कर लेते हैं, वर्तमान में चर्चा में है। यहाँ पे भगदड़ मची है, तो इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में है। मेला प्रत्येक वर्ष देखिए होली के आसपास लगता है, जो फाल्गुन मास के अंत में लगता है मेला। अभी एकादशी को भीड़ में जो भगदड़ मची थी 3 लोग मारे गए थे इसमें। वैसे देखिए ये कोई नहीं पूछेगा कितने लोग मारे गए थे क्या थे, बस ये क्वेश्चन बन सकते भाई चर्चा में रहा खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है। या सीकर के और फैक्ट आते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे सीकर में जीण माता का मंदिर आता है, खंडेला की पहाड़ियाँ आती है, खंडेला पहाड़ियों में हर्षनाथ का मंदिर आता है, रिंगस भैरू जी है। तो देखिए ये कुछ फैक्ट है सीकर के। इसी के आधार पे एक चर्चा और है, उसी की भी चर्चा कर लेते हैं। 2008 की है भाई चर्चा हो, जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग में भी एक ऐसी ही भगदड़ मची थी, उसे मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाना जाता है। 23 सितंबर 2008 को जोधपुर जिले के जो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर में भगदड़ मची थी, जो नवरात्र में मेलों के दौरान। इसे मेहरानगढ़ दुखांतिका कहा जाता है। इसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। जो मेहरानगढ़ दुखांतिका के अंतर्गत 300 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, जैसे मैं भगदड़ की जानकारी बता रहा हूँ तो आप ये सोचो कि ये पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे अपन, ये कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं ऐसे कि भाई उनके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब जैसे मेहरानगढ़ दुखांतिका के लिए जो आयोग बनाया गया था जांच के लिए, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है अभी। देखिए जो मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। तो ये
जानकारी दी भाई मेहरानगढ़ दुखांतिका की। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन शिक्षा प्रकाश एक अभियान एक चलाया गया, नागौर जिले में चलाया गया शिक्षा प्रकाश एक अभियान। शिक्षा प्रकाश एक अभियान नागौर में चलाया गया है। जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के द्वारा चलाया गया, जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के द्वारा चलाया गया है। देखिए इसका उद्देश्य स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना, स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना। देखिए शिक्षा एक प्रकाश एक अभियान नाम ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा से रिलेटेड अभियान होगा, तो स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नागौर की ओर चर्चा कर लेते हैं, तो वो पिछली क्लास में भी कर लेते हैं अपन। 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है भाई नागौर की, जो ई सिलिकोसिस नीति को तत्कालीन जिला कलेक्टर थे जितेंद्र सोनी, उनके द्वारा उनको हैदराबाद में 24वीं मीटिंग के दौरान ये अवार्ड दिया गया था। नागौर के कलेक्टर रहे हैं जितेंद्र सिंह सोनी। 24वें ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर की सिलिकोसिस नीति को दिए गए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में वैसे चर्चा कर लेते हैं अपन, जो स्टार्टिंग में क्लास थी अपनी। इसके बाद चर्चा करते हैं नौक जैसलमेर की। हाल ही में 735 मेगावाट का सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया। यहाँ पे 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया है नौक जैसलमेर में। शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया है। देखिए सितंबर 2023 तक इससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। सितंबर 2023 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा इसका। एनटीपीसी द्वारा ये बनाया जा रहा है सोलर पार्क, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा एनटीपीसी। फिर अपन चर्चा करते हैं विश्व भर में जो 28वां शांति का पौधा लगाया गया है, वो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसमें लगाया गया 28वां शांति का पौधा। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सद्भावना व प्रकृति संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सद्भावना व प्रकृति संरक्षण के लिए यह अभियान शुरू किया गया था, विश्व स्तर पर किया गया है। देखिए अभियान की शुरुआत जो स्लोवक गणतंत्र की जो एनजीओ टीम है, स्लोवक गणतंत्र की जो एनजीओ टीम एरवरे एट मनेरे ने की थी। एरवरे एट मनेरे, मैं नाम लिख देता हूँ। एरवरे एट मनेरे ने की थी इसकी जो शुरुआत इस अभियान की। अभी तक इसमें 16 देशों में 27 पौधे लगाए जा चुके थे और 28वां पौधा भारत के राजस्थान में जोधपुर जिले के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में लगाया गया। तो याद रखना मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में। 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा द्वारा किया गया था और करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये हिस्ट्री के फैक्ट है भाई, दो राव जोधा वाला और करणी माता ने जो नींव रखी थी। में जो डिटेल्स थी मेहरानगढ़ दुर्ग की मैं बता दिया आपको। अभी पिछले फैक्ट्स में भी बात किए थे मेहरानगढ़ दुखांतिका की, तो याद रखना भाई मेहरानगढ़ दुखांतिका जरूर याद रखना। 2008 में हुई थी, 30 सितंबर 2008 में। इसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। कुछ क्वेश्चन दिए थे पिछली क्लास में, तो उनके मैं आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो ये देखिए 1911 के अधिवेशन में गाया गया था भाई राष्ट्रगान, तो ये याद रखना। ये देखो ये अधिवेशन है कांग्रेस के, इनके बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। किस अधिवेशन के कौन कौन अध्यक्ष रहे, कौन प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष था, कौन प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो 1911 के अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार राष्ट्रगान। और वंदे मातरम 1896 के जो अधिवेशन में गाया गया था,
याद रखना भाई। 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, उसमें जो कलकत्ता में होता 1896 का अधिवेशन, और उसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है, 1896 के। और 1911 में जो राष्ट्रगान गाया गया था 1911 वाले जो अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट तो देखिए ये 1911 वाला कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? कुश्ती में जीता था भाई गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया ने, कुश्ती में जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था उसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? भाई शोभाराम कुमावत बनाए गए थे भाई। शोभाराम कुमावत अलवर से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, लिखता हूँ मैं, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार जातीय जनगणना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? आंसर देना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड मेडल जीता निखत जरीन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फिडे के हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए गए कौन बने हैं? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है जो ओम बिरला है, और राजस्थान की किस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान की किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर देना भाई। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।